वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से एक व्यक्ति अंबारी फूलपुर, एक व्यक्ति बेवराहा लालगंज, एक व्यक्ति चंडेश्वर, एक कटाई पौनी कला मेनगर, एक रौजा सफनपट्टी, एक व्यक्ति कांगबार रोनापार तथा एक व्यक्ति खानपुर फतेह अतरौलिया का रहने वाला है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। सीएम ने बताया कि अब तक जिले में कुल 175 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 15 एक्टिव केस हैं। 154 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9 जून वह तारीख जिस दिन शहर कोतवाली के कोट किला निवासी बुजुर्ग की नगर के रैदोपुर स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल में डायलिसिस हुई थी। इनकी रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। 13 जून को मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में इनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ब्रह्मस्थान में स्थित डॉक्टर सलमानी हॉस्पिटल की तरह लाइफलाइन हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई की मांग कई सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी और पत्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहे, जिसकी प्रतिक्रिया में लाइफलाइन हॉस्पिटल प्रशासन ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर सफाई दी, बल्कि शहर कोतवाली में हॉस्पिटल की छवि खराब करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद तो लाइफलाइन हॉस्पिटल की खिलाफत करने वाले आग बबूला हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर तो अपनी भड़ास निकाली ही। शुक्रवार के दिन मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लाइफलाइन हॉस्पिटल के भवन संबंधित मानक, चिकित्सा संबंधित मानक और कोविड-19 से संबंधित मानक सहित 14 सूत्री मांग करते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया। इस दौरान गांधीगिरी टीम के संयोजक विवेक पांडे व सारथी सेवा संस्थान के संयोजक विनीत सिंह रेशू ने कहा कि जब कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर डॉक्टर सलमानी के हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, तो स्वास्थ्य महकमा लाइफलाइन हॉस्पिटल पर क्यों मेहरबान है। उन्होंने सीएमओ के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए। कहा कि जब हमने आवाज़ उठाई तो एफआईआर दर्ज कराकर हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। अपनी आवाज़ और बुलंदी से उठाएंगे। मामला है कि आजमगढ़ क्षेत्र में एक लाइफलाइन नाम का एक अस्पताल है, जो कि इस समय फिलहाल लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे और आपने और आपकी मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा, आप लोगों ने कोरोना के इस भयंकर वैश्विक महामारी में सभी लोग सजग थे और सभी लोग एक दूसरे को सुझाव दे करके जनता के साथ, समाज के साथ सबने मिलकर के काम किया। उसी क्रम में जब हमने कुछ लाइफलाइन अस्पताल में जब एक अनियमितता पाई गई, वहाँ कुछ कोरोना के मरीज पाए गए और एक आम जन भावना के अनुसार जहाँ की 250 मीटर के अंदर जब एक कोरोना का मरीज पाया जाता है और उस स्थान को जब सरकार द्वारा, सत्ता द्वारा, प्रशासन द्वारा सील कर दिया जाता है, वहीं एक लाइफलाइन अस्पताल जहां पर 2-2, 3-3 मरीज पाए गए और उस मरीज के पाए जाने के बाद भी वो अस्पताल सील नहीं हुआ। साथ में 24 घंटा 48 घंटा जो भी उसको सैनिटाइज करने का जो एक प्रावधान है वो भी नहीं किया गया। और जब हम सभी सामाजिक संगठनों द्वारा, प्रबुद्धजनों द्वारा, पत्रकार के कुछ बंधुओं द्वारा जब ये आवाज़ उठाई गई, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लिखने का प्रयास किया गया, सीएमओ को दिया गया, एक ज्ञापन भी दिया गया, तो इन लोगों के द्वारा एक एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया और सोशल मीडिया पर इन लोगों के द्वारा तमाम अभद्र टिप्पणियां भी की गई। उसी के संबंध में हमने 14 सूत्री मांगों को लेकर के 14 सूत्री जो जांचें हैं वो लाइफलाइन अस्पताल के लिए हमने आज कमिश्नर
कमिश्नर मैम को और आजमगढ़ के जिला अधिकारी महोदय को दिया गया है, जिसमें देखा जाता है कि उसमें कहाँ तक जांच संभव हो पाती है और क्या जनता को मिल पाता है और कहाँ तक लाइफलाइन अस्पताल आजमगढ़ का सही है, किन किन मानकों पर वह पूरा पाया जाएगा और किन किन व्यवस्थाएं उस अस्पताल में पूरी है या नहीं पूरी हैं। क्या प्रमुख मांगे आप? हमारी मांगे जैसे कि अस्पताल के जो मानक होते हैं, मानकों में पहले कि उनका किस आबादी के जगह पर बना हुआ है, जो कि जांच का विषय है, आबादी की जगह पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये सत्ता शासन बताए, प्रशासन बताए, और ऐसी जगह पर वो अस्पताल बनाया गया है कि आम जन के आने जाने में इतनी असुविधा होती है। चौक का स्थान है, बगल में कलेक्ट्री है, सदर अस्पताल को जाती सड़कें हैं कि तमाम एम्बुलेंस भी आती जाती हैं तो वो भी रुक जाती हैं। और उसी क्रम में इनके अस्पताल में तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम सभी ने ज्ञापन दिया है। अच्छा विवेक जी, एक डायग्नोसिस सेंटर है इन्हीं का प्रताप, वहाँ पे भी डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद 24 घंटे बाद ही उसे खोल दिया गया। नहीं, 24 घंटे के बाद खोल दिया गया। उसमें भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ 24 घंटे के लिए वो एक सिर्फ दिखावा था बंद करने का। हमारे पास कुछ वीडियो और विजुअल भी मौजूद हैं जिसको आप सब कहेंगे तो हम आप सबको उपलब्ध भी करा देंगे। उस 24 घंटे के अंदर जांच चल रही थी, जो कि निश्चित तौर पर यह एक प्रश्न चिन्ह है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना पर हमारे भारत देश को बचाने में कहीं ना कहीं सफल हुए, वहीं हमारे आजमगढ़ के कुछ ऐसे लोग जो कि अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ अनियमितता का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मीडिया के लोगों को भी धमकी दी गई है फिर सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर के। देखिए, जहाँ तक मीडिया लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ होता है कि जो इस देश की हर आवाज़ों को उठाता है, और ऐसा होने पर निश्चित तौर पर अगर उनके खिलाफ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हम भी उनके साथ खड़े हैं और उनकी आवाज़ें बुलंद करेंगे और हम चुप नहीं रहेंगे। हम युवा हैं और हम आज की आवाज़ हैं और उठाते रहेंगे। ये स्वास्थ्य महकमा को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? जो कि भाई वो तो खोले हुए हैं, उनको खोलने की अनुमति है, काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा का कहीं ना कहीं प्रश्न बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। देखिए, कोविड-19 का जो मानक है, उस मानक की मैंने आज जो दिया गया ज्ञापन, मानक के अनुसार ये कोविड-19 का अस्पताल बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। आबादी के बीच में कोविड-19 के अस्पताल नहीं बनते हैं। यह अस्पताल कैसे कोविड-19 का बनाया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। सत्ता और शासन प्रशासन पर भी सवाल है। देखते हैं इसका जांच कहाँ तक हमारे कमिश्नर मैम और डीएम मैम इनको करके देती हैं। सीएमओ की भूमिका बहुत सवालिया निशान लगा। बिल्कुल सवालिया निशान है। जहाँ पे कोविड-19 इस तरह घनी आबादी में बनाया गया, तो निश्चित तौर पर कि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमारे डीएम साहब ने कहा है कि सीएमओ से हम जांच कराएंगे। यह देखते हैं कि कितना सफल हो पाएगा। और इसको हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी हमने एक ज्ञापन के तौर पर भेज दिया गया, फैक्स दे दिया गया जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से। देखते हैं क्या किसी के ऊपर एफआईआर भी जी, एडीए को भी जांच दी गई है। इनका जो अस्पताल का जो मानक है, उस एक बिंदु पर हमने जांच की मांग की है कि जहां पर ये अपने आप को बहुत ही प्रतिष्ठित साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और इनके अस्पताल में जब भी कोई मरीज जाता है तो इनके ऑपरेशन की फीसें, और जो हर एक अस्पताल का एक मानक होता है 25% इलाज मुफ्त होना चाहिए, क्या ये अपने अस्पताल में 25% अपने मरीजों का इलाज क्या मुफ्त करते हैं? तमाम विषय है जो कि जिसका जांच का देखते हैं हम लोग क्या पाते हैं। धन्यवाद। लोग जानते हैं कि मीडिया हो या सामाजिक संगठन हो, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि समाज की बुराई के बारे में वो खुल करके लिखें, जिससे कि लोग जागरूक हों। वही काम आजमगढ़ की जनता ने, जो सामाजिक संगठन से जुड़े थे, और वो मीडिया जो लोगों को जागरूक करने के लिए हर समय खड़ी रहती है, उन्होंने लिखना शुरू किया कि जब एक आम आदमी जो अस्पताल चलाता है उसका अस्पताल सील किया जाता है, जहाँ पे एक वो कह लीजिए मौलवी की तरह बैठते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, डॉक्टर सलमानी, उनका अस्पताल सील कर दिया गया। कोविड का पेशेंट पाया गया, जो कि वहीं लाइफलाइन अस्पताल में पेशेंट पाया गया, वो अस्पताल सील नहीं किया गया। क्या नियम थे, क्या कानून थे, हम सभी लोगों को कोई चीज़ नहीं पता थी। हमने अपनी आवाज़ लिखी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद लाइफलाइन अस्पताल की तरफ से जानकारी मिली कि कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है कि लोग हमारी बुराई कर रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये था भैया कि अगर इनको लगा कि हमारी बुराई हो रही थी तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पर नहीं है आजमगढ़ में? और यहाँ पे जो इन्होंने एफआईआर की है, उन्होंने लिखा है कि अस्पताल की बुराई की इन्होंने। तो हम लोगों ने आज उसी प्रकरण को लेकर के 14 सूत्री मांगों को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। क्या मांग है? जी, हमारी मांगे हैं कि जो इनके अस्पताल का मानक है, उसमें जो अलग अलग उनके डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभागों से जो उनको परमिशन लेनी होती है, क्या उनकी परमिशन वैध है? एडीए का जो नक्शा है, ये भी जानकारी में मिला है कि एडीए का नक्शा उनका पास नहीं है। जो कूड़ा निवारण केंद्र बनाया जाता है, सभी अस्पतालों को ये सख्त निर्देश है कि सबसे पहले आप कूड़ा निवारण केंद्र बनाएंगे, जिसमें कि जो उसमें अस्पताल के अपशिष्ट निकलेंगे उसको नष्ट करेंगे आप। लेकिन ये आप देख लीजिए कि शहर के बाईपासों पर ले जाकर सभी अस्पताल वाले डंप करवाते हैं,
जो कि जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा विशेष करके घातक हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के 14 सूत्री मांगों को हम लोग डीएम के सामने प्रस्तुत किए हैं और कमिश्नर महोदय को दिए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को फैक्स के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भिजवा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा रहे हैं। में एबीसी चैनल से मोबाइल पर बातचीत करते हुए लाइफलाइन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने कहा कि हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पूरा पालन करते हैं। शहर कोतवाली के मोहल्ला खत्री टोला निवासी महिलाओं ने गुरुवार के दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बिजलाल सोनकर पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में मेहनगर के पूर्व विधायक ने शुक्रवार के दिन अपने शहर के नरौली स्थित आवास पर प्रेसवार्ता कर सफाई दी। कहा कि मेरी लोकप्रियता को देखते हुए मेरे विरोधी मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस साजिश में हमारे विरोधियों का हाथ है तथा उन्हीं द्वारा प्रायोजित कर महिलाओं को आगे कर मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहा कि मैंने मेरे पुत्र रतन सोनकर के नाम 5 बिस्वा जमीन अपने रिश्तेदार से बैनामा कराया है, किसी की जमीन नहीं हड़पी है। मेरे ऊपर बेबुनियाद झूठा मनगढ़ंत गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। इस साजिश में हमारे विरोधियों का हाथ है तथा उन्हीं द्वारा प्रायोजित कर महिलाओं को आगे कर मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मेरे पुत्र रतन सोनकर ने गाटा संख्या 235/4 आराजी नंबर 234 में 5 बिस्वा प्रेमचंद प्रताप चंद, संतोष कुमार पुत्र हीरालाल सोनकर व मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय श्रवण कुमार, मुन्ना लाल पुत्र स्वर्गीय जवाहरलाल, गोविंदी देवी पत्नी जवाहरलाल से लिया है। राजस्व अधिनियम का अनुपालन करते हुए उपरोक्त बेनामी की भूमि पर पूर्व में ही कब्जा ले लिया गया था। पश्चिम की दीवार जो क्षतिग्रस्त कर दी गई थी उसकी बाउंड्री तथा उत्तर की कुछ बाउंड्री जो छूटी थी उसी की बाउंड्री होनी थी। हमने नियम और कानून का पालन करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय को निवेदन दिया। राजस्व निरीक्षक व लेखपाल से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट से संतुष्ट होकर के एसडीएम महोदय ने नायब तहसीलदार नगर को मौके पर जाकर कार्यवाही एवं विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नायब तहसीलदार नगर के साथ पूरी टीम मौके पर गई। संतुष्ट होने पर निशानदेही करते हुए विस्तृत रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत की। उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश से उपरोक्त बाउंड्री वाल होगी, यह भूमि की सच्चाई है। आपको बताना चाह रहा हूं कि गरीबों की जमीन हड़पने की बात कर विरोधियों द्वारा मेरे राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के पट्टीदार जिनकी अगुवाई प्रताप सोनकर करते थे। ये सारे लोग आर्थिक रूप से अत्यंत परेशान थे, जिसकी वजह से अपनी भूमि इनको बेचना पड़ा। बैनामाकर्ता मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सगे साढ़ू और उनके बड़े भाई हैं, उनका परिवार है। मैंने इस परिवार के लड़की की शादी और कारोबार के लिए समय समय पर भारी रकम देकर के मदद किया था और वह जमीन बेचे बगैर इन लोगों का काम नहीं चलता था। तो बजाय दूसरे को देने के ये लोग आकर के मुझे ज़मीन दे दिए। मैंने ज़मीन ले लिया, उसको साफ़ सुथरा किया और आज ज़मीन बिल्कुल बाउंड्री में मेरे कब्जे में है। केवल कुछ बाउंड्री क्षतिग्रस्त हो गई थी, बस मात्र उसको ठीक करने का प्रकरण है, बाकी कुछ नहीं है। इनकी साजिश है? साजिश मेरे विरोधियों की है। देखिए, नेताओं के पास, राजनीतिज्ञों के पास दुश्मनों की कमी नहीं है। आपको बता दें कि बिजलाल सोनकर 2012 से 2017 तक मेहनगर विधानसभा से सपा के विधायक रहे, लेकिन विधायक रहते हुए क्षेत्र में कम जाने और कई आरोपों से घिरे होने के कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इनका टिकट काटकर कल्पनाथ पासवान को प्रत्याशी रखा। कल्पनाथ पासवान चुनाव जीतकर विधायक बने। विपदा की इस घड़ी में सबकी आजीविका चल सके, इसके मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों को उनकी योग्यता व कार्य के अनुरूप ही शासन ने रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
इस क्रम में जनपद आए तकरीबन 1,70,000 प्रवासी श्रमिकों में से सभी की योग्यता व कार्य के अनुरूप पृथक पृथक सूची तैयार कराई गई है। इस सूची में से एक सूची उन 136 लोगों की भी है जो अन्यत्र स्थानों पर कोचिंग संस्थानों का संचालन अथवा उनमें अध्यापन का कार्य कर रहे थे। जिला प्रशासन ने ऐसे चिन्हित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए शुक्रवार को कोचिंग संचालकों की यह बैठक नेहरू हॉल में आयोजित की। एडीएम नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के दौरान कोचिंग संचालकों को सूची प्रदान करते उनके समायोजन की अपील हुई। उन्होंने कहा कि गैर प्रांतों व जनपदों में रोजगार बंद होने के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का पलायन हुआ है। उनकी आमदनी का जरिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी योग्यता व कार्य के अनुरूप काम के समायोजन का प्रयास पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। शासन के निर्देश हैं कि जो प्रवासी श्रमिक हमारे यहाँ जनपद आजमगढ़ में दूसरे जनपदों से आए हुए हैं उनको रोजगार देने के लिए, तो आज ये कोचिंग संचालकों की बैठक थी कि हमारे यहाँ जो कोचिंग बाहर रह के अन्य स्टेट पे या जनपदों में रह के कोचिंग चलाते थे बच्चे, उनको सेवायोजित करने के लिए ये कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए जाए शासन के कि उनसे भी सेवायोजन करके उनको कार्य दिया जाए। किस तरह का कार्य यही कोचिंग पढ़ाते थे तो यहाँ कोचिंग संचालक उनको भी अपनी सेवाएं ले लेंगे, वो भी बच्चों को कोचिंग देंगे और उनसे उनकी आमदनी बढ़ेगी, कार्य मिलेगा। जो अभी तक अभी चिन्हित हुए हैं उसे हमारे उसमें तो 136 लोग जो है ऐसे आए हैं जो अन्य स्टेट में या राज्य में या जनपद में रह करके कोचिंग का कार्य करते थे। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर व दीदारगंज थाना क्षेत्र के खेतापुर गांव में मंदिरों से मूर्ति व आभूषणों की चोरी को लेकर घटना व पुलिस की निष्क्रियता दोनों से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप अपना आक्रोश जाहिर किया। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने तत्काल चोरों की गिरफ्तारी, मूर्ति व आभूषणों की बरामदगी की मांग की। दोनों थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने उन्हें तत्काल निलंबित किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति व आभूषणों की चोरी से हिंदू जनमानस की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसे लेकर हर किसी में आक्रोश व्याप्त है। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि जिले में मंदिरों से मूर्तियों का चोरी होना व आभूषण का चोरी होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चोरी होने के बाद अगर मंदिर पे कोई भी अपना पुजारी 2-4 सम्मानित लोगों को लेकर अगर चर्चा करते हैं तो चाहे वो मुबारकपुर से हो चाहे दीदारगंज से हो, उन लोगों को नागवार बुझता है कि ये लोग हमारे खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। चोरों को पकड़ने के बजाय ये लोग नज़र रखे हैं कि पुजारी क्या कर रहा है, आखिर ये क्या मतलब है। उसी के लेकर के हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए थे। मैंने कहा कप्तान साहब, इस सरकार को बदनाम किया जा रहा है आपके पुलिस अधिकारियों के लेकर के। पुलिस अधिकारी आखिर क्यों चोरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? इसी को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोगों की मांग है कि तत्काल मूर्ति की बरामदगी हो और चोरों को गिरफ्तार किया जाए।